3 वर्ष के पूरे समय में आप हम सबों से जुड़ पाएंगे। शिक्षण के साथ साथ शिक्षण के साथ साथ अन्य गतिविधियों में नव चेतना परिषद हिंदी विभाग का एक सक्रिय फोरम है, जहां आप पढ़ने पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। तो नव चेतना परिषद में प्रथम वर्ष के भी 4 विद्यार्थी उस परिषद में लिए जाएंगे और बाद में उसकी भी सूचना आपको नवचेतना परिषद के तरफ से मिलेगी। तो सबसे पहले परिचय अगर आप देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ अभी हम कॉलेज में 5 शिक्षक हैं जो आपसे जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो प्रभारी के तौर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं डॉक्टर शिव कुमार सर, जो इस विभाग के वरीय शिक्षक हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको भी सुने। आइए। थोड़ा ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हिंदी विभाग के सभी साथी, हमारे प्रभारी प्रोफेसर शंकर जी, शशि जी, ओझा जी, मनोज जी, राजहंस जी, आभा जी, जितेंद्र जी और अजय जी, आज सुखद नवागंतुक स्वागत समारोह है। मैं देख नहीं पा रहा हूं, हमारे प्राचार्य जुड़े हैं जी। तो आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रथम कल आपका ओरिएंटेशन जो कॉलेज की ओर से हुआ, उसके बाद आज विभागीय ओरिएंटेशन है जिसमें आप सब शामिल हैं। ये एक नई शुरुआत है। कॉलेज शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक टर्निंग पॉइंट है, एक जीवन निर्माण से जुड़ा अहम हिस्सा है। हिंदी विभाग एक मजबूत विभाग के रूप में जाना जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इसकी अपनी एक पहचान है। विभिन्न क्षेत्रों से साहित्य, भाषा और प्रयोजनपरक हिंदी के आयामों से जुड़े कविता, गद्य साहित्य सबसे जुड़े विशेषज्ञ आपके विभाग में हैं। देखना यह है कि आप लाभान्वित कितने होते हैं या अपने आप को कर पाते हैं। तो प्रथम वर्ष की बात अगर करें तो आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र 2 की बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि प्रश्न पत्र 2 मेरे पास है। इस पूरे सेमेस्टर में आपके साथ में बातचीत में, अध्ययन अध्यापन में रहूंगा, तो शायद इस कारण भी शंकर जी ने मुझे कहा कि आप बात कर लीजिए। प्रश्न पत्र 1 में डॉक्टर आभा शर्मा जी आपको पढ़ाएंगी। प्रश्न पत्र 2 की बात मैं कर लूं। आदिकालीन और पूर्व मध्यकालीन कविता आपका प्रश्न पत्र है। आदिकालीन एवं पूर्व मध्यकालीन कविता अर्थात भक्ति काल, जो कविता का चित्र है उसमें जो आदिकालीन कवि हैं, मैं सिलेबस पर विस्तार से नहीं, संक्षेप में बात करना चाहता हूं कि आप अमीर खुसरो, विद्यापति को पढ़ेंगे। इससे पूर्व भी आपका ज्ञान होगा इन साहित्यिक कवियों की
अवदान पर, योगदान पर उनसे आप परिचित होंगे। थोड़ा और विस्तार से उनकी रचनाओं के बारे में, उनके भाव कला पक्ष के बारे में आप इस प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे। आदिकालीन कविता ये होगी। दूसरा आपका पूर्व मध्यकालीन होगा। पूर्व मध्यकालीन में आप जो भक्ति कालीन कवि हैं, संत कबीरदास, सूफी कवि मंझन, सूरदास कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि तुलसीदास, मीराबाई, इन भक्तिकालीन कवियों का अध्ययन करेंगे। इनसे जुड़ी रचनाओं के कुछ अंशों को आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। वो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की जो पाठ्यक्रम है बीए ऑनर्स हिंदी का, उससे डाउनलोड कर सकते हैं और आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिससे उसका विधिवत अध्ययन अध्यापन हो पाएगा। बाकी आपके जो सारे विषय हैं उन पर भी हमारे साथी विशेषज्ञ हैं, वो आपसे बात करेंगे। रही बात एक कक्षा संचालन की, आपका ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में आप जुड़ें, समय आपको बताया जाएगा, टाइम टेबल उसी ग्रुप पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा और उस टाइम टेबल के अनुसार आपको कक्षा में जुड़ना है। कुछ दिन में आप सीख जाएंगे। वैसे तो कोरोना काल ने सिखा दिया है आपको 11th-12th में भी कि ऑनलाइन कक्षाएं किस तरह से होती हैं, तो उसका और ज्यादा अब उन्नत रूप आप पाएंगे और ये अध्ययन अध्यापन में योग सहयोग मिलेगा, मिलना चाहिए। स्वागत के साथ साथ अग्रिम आपकी भविष्य की, सुखद भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। विद्यार्थियों, मैं आपको एक सूचना दूं कि अभी हमारे जितने शिक्षक हैं वो आपसे जुड़ेंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमने आपके लिए एक पीपीटी तैयार किया है। प्रथम वर्ष के जितने भी विषय हैं जो आपको पढ़ने हैं, संदर्भ ग्रंथ के साथ आपकी टाइम टेबल सब कुछ अभी डाल दी जाएगी। उसके लिए चिंता नहीं करेंगे, वो आपके ग्रुप पर भी पड़ी रहेगी कि आप जान पाएं कि आपका समय सारणी क्या है, टाइम टेबल क्या है, शिक्षक कौन है। हर एक शिक्षक अपने कोड से जाने जाते हैं, उन कोडों के संदर्भ में भी आपको उसमें बताया गया है। मतलब लगभग जो पठन पाठन का जो भी सिलेबस है वो आपको अभी दिया जाएगा। तब तक मैं आपको अपने दूसरे वरीय शिक्षक डॉक्टर राजहंस से मिलवाना चाहते हैं। डॉक्टर राजहंस। इस आभासी मंच से जुड़े सभी नवागंतुक छात्रों का स्वागत है। विभागाध्यक्ष ने आप सबका स्वागत कर ही दिया। मित्रों, मैं आप सबको देख नहीं पा रहा और जितना कुछ बीते वर्षों में हम सब ने ओरिएंटेशन को देखा है, ओरिएंटेशन का मतलब होता था कि कुछ नए छात्र, कुछ नए चेहरे और कॉलेज आने का उत्साह, कॉलेज प्रांगण को देखने का उत्साह, कॉलेज के गेट पर आई कार्ड चेकिंग की कुछ परेशानियां, किधर जाना है, कहाँ बैठना है, कौन से शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, प्राचार्य कौन हैं, इस सब की उत्सुकता के साथ हर वर्ष कुछ बच्चे हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज प्रांगण में आते थे और ओरिएंटेशन का लगभग आधा हिस्सा यही हो जाता था कि आप 12वीं पास करके और विश्वविद्यालय यानी उच्च शिक्षा में प्रवेश करते थे और पहले ही दिन ये आधे अनुभव, कुछ भय का भाव, कुछ आकर्षण का भाव और कुछ सीखने का उद्देश्य और कुछ ऐसी भी बातें जो आपको पसंद नहीं आती थी कॉलेज की प्रारंभ में, ये सब ओरिएंटेशन का अनुभव हुआ करता था अभी तक आपके लिए। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये नहीं हो पा रहा। आपके ओरिएंटेशन का आधा हिस्सा
दुर्भाग्य कहें या जो कहें, समय का कुछ कुचक्र ऐसा है कि जिसकी वजह से ये हिस्सा आपसे अछूता रह जाता है। अभी भी इस वर्ष जिस वक्त हम सब जी रहे हैं, इस क्षण भी हम सब के सामने, और निश्चित रूप से इस मंच से जुड़े केवल छात्र ही नहीं होते हैं, माता पिता पेरेंट्स भी होते हैं ओरिएंटेशन में, तो सबके आगे एक धुंध सी बनी हुई होगी कि आगे क्या होने वाला है। और फिजिकल मोड में क्लास चलने वाली है या ऑनलाइन मोड में क्लास चलने वाली है। ऑनलाइन में चलने वाली है तो फिर आगे कब से फिजिकल मोड में हम आ पाएंगे, कोरोना खत्म होगा, क्या होगा। लेकिन इस तमाम धुंध के बीच भी हम शिक्षक आपकी ऊर्जा से उठती हुई एक धुन को तो महसूस कर ही पा रहे हैं इस आभासी दुनिया में भी। और हमें, हमारे लिए सबसे अच्छा दिन सच कहें तो यही होता है जिस दिन कुछ नए चेहरे हमारे कॉलेज प्रांगण में आते हैं। आप सब भी आए हैं, आप सब का स्वागत है। और मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर कोरोना की परिस्थिति चाहे जो भी हो, निश्चित रूप से अब परिस्थितियां वैसी नहीं रहेंगी, नहीं हैं जैसी आगे आने वाली, जैसे पीछे बीत गई परिस्थितियां थी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक ये धुंध हटेगा और निश्चित रूप से हम अपने पुराने फॉर्मेट में जाकर और आप सब से बातचीत कर पाएंगे। ये उम्मीद हम सभी शिक्षकों को है और आपको भी दिलाना चाहता हूं। अभी फिलहाल जब तक ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलनी है, तब तक हम लोग ऑनलाइन ही जुड़ेंगे। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सभी शिक्षक आपसे जुड़ रहे हैं, आगे जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे भी। आपको पाठ्यक्रम बताया जाएगा और पाठ्यक्रम आपके पास ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है, लेकिन हमारी ओर से भी बताया जाएगा आपको। और कोई भी परेशानी होगी, इसको तो आश्वस्त विभागाध्यक्ष ने किया। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पहला दिन है और सिर्फ आपका परिचय नहीं है बल्कि हमारा भी परिचय आपके साथ है। तो आप सब अभी तक 12वीं तक स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा में एक फर्क है जो नाम बहुत दिनों से दिया गया है कि ये उच्च शिक्षा है। कॉलेज में जब आप प्रवेश करते हैं, आज से आपके उच्च शिक्षा के दिन प्रारंभ हो गए, हायर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। शिक्षा का एक चरण आपने पूरा किया जिसमें शिक्षक आपको सिखाते थे और आप सीख कर और उनको फॉलो करते थे। हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, आप जिस प्रांगण में आ चुके हैं, उस प्रांगण में शिक्षा का थोड़ा सा अर्थ अलग है हम सब के लिए। यहां शिक्षा का मतलब सिर्फ हम सिखाएंगे और आप सीखेंगे, ऐसा नहीं होता। हम भी आपसे सीखते हैं और आप भी हमसे सीखते हैं। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है टीचिंग लर्निंग की। तो उस प्रक्रिया में शिक्षा का मतलब, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि एक ही होता है कि हम सब मिलकर, सच पूछिए तो गांधी के वाक्य मुझे याद आते हैं कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि छात्र के शरीर, मन और आत्मा का परिष्करण करते हैं। यानी शरीर, मन और आत्मा के परिष्करण का मतलब सामान्य शब्दों में मैं आपसे कहूं तो आपको मुक्त करते हैं। यानी आपके मस्तिष्क को, आपके विचारों को एक ऐसी स्वतंत्रता मिलती है उच्च शिक्षा की जगह पर आकर, जहां आप अपने मस्तिष्क से, मन से और विचारों से स्वतंत्र होकर आपके आसपास, आपके समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बीच तर्क से प्रस्तुत होते हैं। यानी हर चीज में आप अपना तर्क करते हैं और उस तर्क में से आप एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। शिक्षा आपके लिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। सच पूछिए तो उच्च शिक्षा में आकर हम सब
ये समझ पाते हैं कि समाज को, अपने परिवेश को, आसपास की घटनाओं को कैसे समझना है, कैसे विश्लेषित करना है और अपने विचारों से कैसे मुक्त होना है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आप आए हैं यहाँ इस शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने का। और खासकर विभागाध्यक्ष ने मुझसे कहा कि बीए प्रोग्राम के छात्रों के लिए, यहाँ नहीं है। अच्छा यहाँ नहीं है वो, तो अच्छा उनका अलग से होगा। तो आप खासकर बीए प्रोग्राम और हिंदी ऑनर्स के जो 2 विधा के छात्र, 2 डिसिप्लिन के छात्र इस क्लास में होंगे, तो हम सब, जो मैंने अभी शिक्षा के उद्देश्य को कहा, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं थोड़ा बाकी विषयों के प्रति आक्रामक नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि लिटरेचर, जो साहित्य है, वह भी मुक्त करने का ही एक माध्यम है। तो आप सब, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत ही अच्छे विषय का चुनाव किया है, बहुत अच्छे विभाग में आए हैं और साहित्य और समाज दोनों को आगे के 3 वर्ष तक हम आप समझेंगे। और मैं एक बात और आपसे जोड़ना चाहता हूं इसमें कि हम सब जैसे ही साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो चाहे वो अंग्रेजी का साहित्य हो, फ्रेंच साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो या भोजपुरी साहित्य हो, कोई साहित्य हो, साहित्य के क्षेत्र में जैसे ही हम सब प्रवेश करते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि हम पाठ्यक्रम या 3 वर्ष के लिए इसके छात्र नहीं होते, बल्कि हम आजीवन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। ये सफर बहुत लंबा होता है। ये बात अलग है कि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया में 4 वर्ष, 3 वर्ष के कोर्स होते हैं, उन्हें, उन पाठ्यक्रमों को हमें पूर्ण करना पड़ता है। लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य मनुष्य की निर्मिति है और वह मनुष्य की निर्मिति अनंत काल तक चलती रहेगी। इसलिए आप सबका इस धुंध भरे मौसम और इस धुंध भरे समय में स्वागत, और आप सब से अपेक्षा कि धुंध भरे इस धुन को, साहित्य के इस धुन को आगे आप समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद। जी, हाँ, तेज नारायण ओझा जी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर तेज नारायण ओझा जी हिंदी विभाग के सबसे करबट और कर्मवान, आप विद्यार्थियों के सबसे, कह लीजिए कि नजदीक शिक्षक और हिंदी विभाग के नवचेतना परिषद के संयोजक डॉक्टर तेज नारायण ओझा जी हैं। और तेज नारायण जी ओझा जी अगर हैं आप तो प्रकट हों। प्रकट भी हो सकता हूँ, मगर मैं ड्राइव कर रहा था सर, मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं जाम में फंस गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप आइए। जी जी बिल्कुल आइए, आप आइए फिर आप और लोग को बुलवा लीजिए, फिर मैं पहुंचते बोलता हूँ। मेरी शुभकामना है और मुझे लगता है कि बच्चों से एक बार बातचीत किया जाए, उनको भी बुलवाइए सर, ठीक है? उनका भी परिचय कराया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 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 वही। ओके, मैं आपसे बात करता हूँ। जी 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 जी। डॉक्टर तेज नारायण जी थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। मुझे दिख रहा है कि डॉक्टर मनोज चौधरी जी, जो हमारे विभाग की और आपके लिए वो भी हमारी वरीय शिक्षिका हैं, तो वो अब आपसे जुड़ेंगी और 2 शब्द कहेंगी। मनोज जी, आप म्यूट हैं मैम, अगर सुन पा रहे हैं। सॉरी हाँ जी। नहीं, अब ठीक है। प्रिय बच्चों, नमस्कार। महाराज अग्रसेन कॉलेज के हिंदी विभाग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है मेरा। पहले तो आप सबको बधाई कि आपने जो 12वीं कक्षा में अपने मार्क्स लिए, उन मार्क्स के बल पर आपको उन नंबरों के साथ ही आपने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन के लिए बधाई। और जो ये सफलता की सीढ़ी आप चढ़े हैं, हम लोगों की आवाज आ रही है मेरी? जो सफलता की सीढ़ी आप चढ़े हैं बेटा,
तो इस सफलता के क्रम को आपको आगे बढ़ाना है। और अब जैसे आप वयस्क हो गए हैं, एडल्ट हैं, तो आपके जीवन की बागडोर भी अब आपके हाथ में है। कोई आपसे अब ये नहीं कहेगा कि ये आपके लिए ठीक है। मार्गदर्शन हम करेंगे, लेकिन अच्छा और बुरा वो सब आपको सोचना है। मार्गदर्शन करेंगे, टीचर्स आपके साथ हैं, तो उस चीज को आपको समझना है कि जो आजादी मिली है स्कूली शिक्षा से, उस स्कूली शिक्षा की आजादी का गलत मतलब आपको नहीं निकालना है। ठीक है। तो कॉलेज में प्रवेश के साथ जब आप आए हैं, तो आप प्रवेश के साथ ही आपने एक तरह से जीवन के एक नए चरण में भी प्रवेश किया है। एक नए फेज में आप प्रवेश कर रहे हैं, और इस नए चरण में प्रवेश के साथ ही आपको अपने जीवन को एक तरह से ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। और ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करने चाहिए। आपके जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि जो आप जीवन यात्रा का जो ये पड़ाव है, इस पड़ाव में आप आए हैं, तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने लक्ष्य निर्धारित भी कर लिया होगा, और उसी लक्ष्य को लेकर के वो आगे आए हैं। लेकिन कुछ बच्चे होंगे कि जो अभी दुविधाग्रस्त होंगे, जो ऊहापोह की स्थिति में होंगे। तो आपको इस ऊहापोह का जो कुहासा है, जो दुविधा का कुहासा है, इस कुहासे से बाहर निकलना है, और बाहर निकल के अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि क्या चाहिए आपको, क्या करना है। क्योंकि जो जीवन में आप करेंगे वो सारा दारोमदार आपका अभी ये डिसाइड करेगा कि आप आगे जाकर के क्या बनेंगे। ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है कि आप उसको, उसकी प्राप्ति के लिए आप संघर्षशील हो जाएं। संघर्षशील क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि चीजें आपके सामने आएंगी, उसके लिए आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। सब चीजें बहुत आसानी से नहीं मिलेंगी। कुछ चीजों के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, और उसके लिए आप जरूरी है कि आप मेहनत करें। जो लक्ष्य प्राप्ति करनी है आपको, उसके लिए मेहनत, कठोर परिश्रम, और कठोर परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। और उसके साथ ही जीवन में अनुशासन, अनुशासनबद्धता बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को साथ लेकर के अपने लक्ष्य की ओर आपको आगे बढ़ना है। और ये बात और है कि अभी आप युवा हैं, और आपके अंदर ऊर्जा बहुत भरी हुई है। ऊर्जा का एक तरह से सागर है, भंडार है। तो उस ऊर्जा को आपको किस तरह से, उस ऊर्जा को किस तरफ मोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि उसको नकारात्मक लेके जाएं, सकारात्मक पहलू की तरफ जाएं, जिससे कि इस ऊर्जा का, अभी जो ऊर्जा आपके पास है, उस ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उसका फायदा ले सकें। एकेडमिक्स तो है, पढ़ाई करनी है, लेकिन कॉलेज में जो सोसाइटीज हैं, कॉलेज में जो कमिटीज हैं, बेटा वो आप लोगों के लिए हैं। और उनमें आपको सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। किसी का किस में इंटरेस्ट होता है, कोई किसी क्षेत्र में आगे है, कोई किसी क्षेत्र में आगे है। तो इन चीजों में जहां आपका इंटरेस्ट है, जहां आपकी रुचि है, उस रुचि को पहचान करके आप उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और ये चीजें आपके सर्वांगीण विकास में बहुत सहायक होती हैं। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ जो आपके व्यक्तित्व का विकास है, व्यक्तित्व का विकास बेटा तभी होगा जब आप इस ऊर्जा का, जो अथाह ऊर्जा आपके अंदर है, उस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे अपने व्यक्तित्व को निखारने में, कॉलेज की गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और फिर आपका जो ये चहुमुखी विकास होगा, ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करेगा।
और जब आत्मविश्वास होता है व्यक्ति के अंदर, ये आपको पता है कि आत्मविश्वास से जब व्यक्ति लबालब होता है, जब भरा होता है, तो वो अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। बहुत सारी चीजें जो रुकावटें हैं उसको रोक नहीं पाती। ठीक है, तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चारों तरफ से मेहनत करनी है। चारों तरफ से किस तरह से कि एकेडमिक्स के तौर पर भी, और जो हमारे यहाँ अन्य गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में भी हिस्सा लेना है और उनके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाना है। ठीक है, तो अपने अब पता कर लेना है और इन सपनों को साकार करने में जो हमारा कॉलेज है, जो हमारा विभाग है, वो आपके साथ है बेटा। हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। एक तरह से मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो हिंदी विभाग है वो आपका एक परिवार है, और वहाँ आपको जो भी कॉलेज में आपकी समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, जो भी आपके अंदर दुविधा है, वो टीचर से आप पूछें, आपस में बात करें। आप अकेले में पूछ सकते हैं, जैसे भी हम हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ और इसकी शुभकामनाएं आपको देती हूँ। धन्यवाद बेटा। मनोज जी, धन्यवाद मनोज जी। विद्यार्थियों, मैं देख रहा हूँ कि इस आभासी तौर पे हमारे विभाग की जो सबसे वरीय शिक्षिका हैं डॉक्टर शशि सिंह जी, वो जुड़ी हैं। तो मैं डॉक्टर शशि जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन से नए बच्चों का स्वागत करें। हेलो, हाँ शशि मेरी जी, हाँ आवाज जी, आ रही है? ठीक। हाँ, जी हाँ जी। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है महाराजा अग्रसेन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक जाने माने कॉलेजेस में से जाना जाता है। इसमें आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथियों को सभी को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छी जगह एडमिशन लिया है, दाखिला लिया है, क्योंकि कुछ ही दिन में आप जान पाएंगे कि यह कॉलेज, यह दिल्ली विश्वविद्यालय का एक जाना माना कॉलेज है। यहाँ आकर के आपने जो जिन ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, उन सभी ऊंचाइयों को आप पा सकते हैं। यहाँ के शिक्षक गण बहुत ही मेहनत, लगन और आपके साथ पारिवारिक संबंध बना करके आपका सहयोग देंगे, आपको लगातार निरंतर प्रोत्साहित करेंगे आगे कुछ करने के लिए। बस आपके जीवन में एक जो नया बदलाव आता है कि स्कूली शिक्षा के बाद अब आप कॉलेज की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ये कॉलेज की जो शिक्षा है ये स्कूली शिक्षा से बहुत अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि वहां आप शिक्षकों के अनुशासन में रहते हैं, शिक्षक आपको बताते हैं अनुशासन कैसे रखना है, तब आप उसमें रह पाते हैं। परंतु यहाँ आपका अंतर यह आ जाता है कि आपको स्वयं को अनुशासित रखना है, स्वयं अनुशासन रखना है, जो कि आपको एक जीवन का बहुत बड़ा सबक ये सिखाता है कि आगे आने वाले जीवन में भी आप अनुशासन का पालन कैसे करेंगे और सिखा पाएंगे। समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी पहल होती है जो कि आपको यहाँ कॉलेज में आकर के सीखनी होती है। तो कैसे सीखनी होती है? जैसे स्कूल में आप जाते हैं, टीचर आता है, आप खड़े हो जाते हैं, अभिवादन करते हैं, उनके पीछे शोर नहीं करते हैं, उनके सामने शोर नहीं करते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं। परंतु यहाँ आप आके देखते हैं कि अभी तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ समय का चक्र ऐसा घुमा हुआ है, परंतु जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो उन ऑफलाइन क्लासेस में कि आपको ये अनुशासन का पालन स्वयं करना होता है कि किस तरह से शिक्षकों का अभिवादन करना है। क्योंकि यहाँ कोई शिक्षक आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा अभिवादन ऐसे कीजिए, क्योंकि स्कूल में आपको डंडे के जोर पे सब कुछ करा लिया जाता है, लेकिन यहाँ डंडे के जोर पे नहीं, आपको मन के आत्मबल के जरिए यही सब आपको करके दिखाना होता है कि आप कितने अनुशासित हैं, कौन से स्कूल से आए हैं
क्या सीख कर आए हैं, इनका सबका परिचय यहाँ हमें आप अपने व्यवहार से देंगे। दूसरा कि अब जैसे कि मनोज मैडम ने बताया, बाकी अन्य शिक्षकों ने भी बताया कि जो जीवन का लक्ष्य है वह आपको निर्धारित करना है। आप यह जीवन का लक्ष्य, जैसे आपने स्कूल की 12वीं तक परीक्षा पास कर ली, अब आप बीए वाली परीक्षा पास कर लेंगे बीए की, फिर उसके बाद आपको एमए करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, या फिर बीए के बाद बीएड करना है और एमएड करना है, या फिर तीसरी लाइन कि या आपको किसी तकनीकी क्षेत्र में जाना है, बीए के बाद एमबीए करना है, या फिर चौथी लाइन कि बीए के बाद में आपको कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करके दूसरे प्रकार से सिद्धस्थ होना है। तो ये सब चीजों को आपने स्वयं से निर्धारित करना है कि क्या मुझे करना है। तो आप अपने मन को मंथित कीजिए, मन को जरा घोलना घोलना और निचोड़ना उसको शुरू करिए और उसमें मंथन कीजिए। ऐसा मानिए कि आप भी समाज के एक बहुत ही अच्छे प्रबुद्ध प्राणियों में से माने जाने वाले हैं। जितना जल्दी ऐसा मान लेंगे उतना ही जल्दी आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आपके सामने एक सीढ़ी बिछा दी गई है, परंतु सीढ़ी को आपने खड़ा करना है और खड़े करके उसमें एक एक देखते हैं आप, सीढ़ी 10 हैंडल की होती है, कुछ 12 हैंडल की होती है, कुछ 20 हैंडल की होती है। तो आपने सीढ़ियों में से एक एक पैते पर चढ़ना है और एक एक पायदान पर चढ़ना है और उसमें धीरे 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 जा करके कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 20 तक आपने पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? दूसरों को ना रौंदते हुए अपने सीधे अपने लक्ष्य को किस तरह से अपने जीवन में प्राप्त करना है, इसके लिए ही उच्च शिक्षा के नाम से जानी जाती है। यह उच्च शिक्षा है, इसीलिए ये उच्च शिक्षा कही जाती है। अर्थात कि यहाँ पर आपको ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक कैसी पहल करनी होती है और किस तरह से आगे जाना है, यह आपको जीवन का नया रास्ता खोलता है कि आपको बहुत कुछ सिखाता है और आप अपने आप आसपास के परिवेश से धीरे 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 सीखते चले जाते हैं। तो इसके लिए स्कूल जो के बाद में जो ये कॉलेज की शिक्षा होती है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि आप आते हैं कि आपको टाइम टेबल ऐसा नहीं मिलता है कि हाँ टीचर्स ने ऐसे बना दिया, आपने देख लिया, एक ही रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले आपको समय सार में देख करके, उसको पहचान करके, आसपास से जान करके कि कहाँ जाना है, किस रूम में जाना है, किस शिक्षक से मिलना है, किस शिक्षक से कौन क्या पढ़ाता है, कॉलेज में क्या क्या गतिविधियां हैं, किसमें मुझे भाग लेना है, क्या मेरा क्षेत्र है, मैं क्या कर सकता हूँ जीवन में। ये सारे विषय आपको गहराई से यहाँ पर सोचने होंगे और पकड़ने होंगे, तब जाकर के आप वास्तव में कॉलेज की शिक्षा का जो लक्ष्य है वह सही मायने में पकड़ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, आकर के भटक जाते हैं। अब जो दूसरे विद्यार्थी या कुछ अन्य ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि एक अलग ही प्रकार के होते हैं, उनके साथ भटकना नहीं है, अपने आप को ऊंचे उठाना है, अपना लक्ष्य आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है सर। अपना लक्ष्य ऐसा निर्धारित करना है। अरे ठीक है, अपना लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करना है कि आप, हेलो अभी आ रही है? जी मैम। हाँ आ रही है, बीच बीच में गायब हो जा रही थी। अच्छा हाँ, तो इस तरह से आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आप समाज के, देश के, राष्ट्र के एक उच्च नागरिक कहलाएं और महाराजा अग्रसेन कॉलेज का भी नाम रोशन करें। इसीलिए यहाँ पर सभी शिक्षक साथियों का आपके साथ आशीर्वाद रहेगा और सिर पर वरदहस्त रहेगा। सब प्रकार से यहाँ शिक्षक आपकी सहायता करते हैं। कॉलेज का सारा विभाग शिक्षक और
जो कर्मचारी हैं वे भी सब आपको सहयोग प्रदान करते हैं। बस आपको यह देखना है कि मैं कितना फायदा ले सकता हूँ, कैसे मैं ऊंचाइयों तक को छू सकता हूँ। तो इसके लिए पहल आपको स्वयं ही करनी होगी। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपके आने वाले जीवन के लिए, सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप जीवन में जो पाना चाहते हैं अच्छा, वह सब अच्छा मिले आपको और आप उसे पा जाएं अच्छी तरह से, ना किसी को रोनते हुए, ना कोई बुरा काम करते हुए, अर्थात अच्छे कार्य करते हुए कॉलेज का नाम रोशन करे। कभी हमें मिले तो हमें बताएं कि हाँ मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ। तो धन्यवाद, आशीर्वाद शुक्रिया जी, शुक्रिया शशि जी। मैं चाहता हूं कि हमारे पास कॉलेज से जो अलॉटेड समय है वो थोड़ा कम है और हर एक विद्यार्थी से भी हम सभी मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं कि वो भी अपना परिचय दे पाए। तो अब हमारे युवा साथी डॉक्टर अजय पांडे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपसे 2 शब्द आशीर्वचन का कहें। इधर हमारे प्रिय विद्यार्थियों और हमारे जो वरिष्ठ गुरुजन हैं, मैं अपने विद्यार्थियों का, नए विद्यार्थियों का अपने इस कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हमारे वरिष्ठ शिक्षकों ने बहुत कुछ बता दिया कि स्कूली शिक्षा आपको अनुशासन सिखाती है और कॉलेज में आपको स्वतः अनुशासित रहना पड़ता है। यह मेन डिफरेंस है। आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप कॉलेज में क्लास में पहुंचते हैं तो आप अपने विषय का अध्ययन करेंगे, अन्यथा बाहर तो आपको हमेशा रौनक ही दिखाई देगी। तो इसलिए आप लोगों को ये निर्धारित करना है कि ज्यादातर आपको अपने क्लास में रहना है या फिर आपको बाहर रहना है, क्योंकि यह आकर्षण या चकाचौंध और आपके अपने सपने, यह सब एक साथ मिल करके एक भावावेश का निर्माण करते हैं। उस भावावेश को जो नियंत्रित करके अपने लक्ष्य को ओर जाता है वह आगे पहुंचता है, क्योंकि कोई भी बहस, चाहे वो साहित्य विमर्श की किसी भी बहस के लिए आप अच्छी तरह से यहीं से तैयार होते हैं, क्योंकि अभी तक आप स्कूल में जो आपको बताया जाता रहा उसी लीक पर चलते रहे। अब आपको यहाँ से अपनी लीक स्वयं बनानी है। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। शुक्रिया पांडे जी। मैं डॉक्टर आभा जी जो हमारे विभाग की बड़ी सक्रिय सदस्य हैं, हमारे साथ की हैं, अब डॉक्टर आभा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द वो आपसे कहें। धन्यवाद प्रभारी प्रोफेसर शंकर कुमार जी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हम कम से कम एक साथ 5-6 अध्यापक यहाँ पर मिले और आपसे एक साथ हमने बातचीत की और जो हमारे इधर आभासी दुनिया से हमारे बातचीत कर रहे थे साथी, उन लोगों को आपने सुना। तो आपने यहाँ पर प्रवेश लिया, बहुत अच्छी बात, और आपको कुछ नया लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि भाषा, आपने जो प्रवेश लिया है वो भाषा केंद्र के लिए लिया है, यानी भाषा सीखने के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए, भाषा में कुछ रचनात्मक प्रयोग करने के लिए। तो जो अपने विभाग की खासियत बताना चाह रही हूँ मैं, वो ये है, जैसे हमारे प्रभारी जी ने बताया कि आपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया और यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। उसमें सीखने के लिए हमारे विभाग में एक तरह से 2 केंद्र एक साथ चलते हैं, जिसको कहना चाहिए, एक नव चेतना परिषद है और दूसरा है संस्कृति कला केंद्र। तो नव चेतना परिषद में आप जो कुछ क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज को जब हम बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं, जब हम
अपना कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि हम या तो नाटक पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है। तो जैसा भी आपने देखा भी, हमारे कुछ साथी कुछ कविता में विशेष रूप से पारंगत है, मीडिया में पारंगत है, और आप भी उनको देखेंगे भी, पढ़ेंगे जब, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आपके अंदर जो प्रतिभा है वो भी निखर के आएगी जब आप उनको पढ़ेंगे साथ साथ। तो और तो उसको आप कर सकते हैं नव चेतना परिषद में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम यानी कि व्याख्यान भी होते हैं, और आपके अंदर जो प्रतिभा है, निबंध लेखन है या कविता या कहानी, तो उनका आप प्रदर्शन करेंगे। दूसरा है एक संस्कृति कला केंद्र। यह भी हमारे विभाग का ही एक केंद्र है, जिसमें आप जैसे साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य के साथ साथ, क्योंकि हम सिर्फ साहित्य है क्या चीज, साहित्य हमारी जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वही लिखा हुआ है, वो तो लिख लिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हम जिसको कहते हैं हम संस्कार भी सिखाते हैं। तो संस्कार का संवर्धन, जो हमारी पीढ़ियों से हमें मिले हुए हैं, उनको हम लेकर उनका विकास करेंगे। तो मैं जो पढ़ाऊंगी, ये तो हमारे 2 केंद्र हुए जिनमें आप गतिविधि खुद भी करेंगे, पहुंचेंगे भी, और अगर देखिए अभी 1 आधा महीना अगर थोड़ा सा देर भी होगी तो हम इसी दुनिया से, या आभासी दुनिया से भी हम ये कार्यक्रम कर पाएंगे। अब बात है कि मैं एक कोर विषय जो हमारा हिंदी का ही है, मैं उसको पढ़ाऊंगी। आपने देख लिया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर शिव कुमार जी ने बताया था आपको, वो एक विषय पढ़ाएंगे आपको। दूसरा ही हिंदी का एक और शाखा जो मैं पढ़ाऊंगी, उसमें पढ़ना नहीं है, उसमें हमको खोजना है अपने आप को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को यानी अपनी भाषा के इतिहास को। तो वो है हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास। उसमें आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा की विकास की पूर्व पीठिका, यानी कि सिलेबस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 चीज बता रही हूँ, जिसमें भाषा भी बताएंगे और लिपि भी। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे, और सिर्फ लेक्चर नहीं होगा उसमें, हम साथ साथ पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा और हम साथ साथ आगे गति करेंगे। इसी के साथ ही आपके लिए शुभकामनाएं। जैसे अभी एक नई हमारे पास मिट्टी बन के आए हैं, और देखिएगा कितने सुंदर सुंदर आप लोग आगे बढ़ेंगे, नए नए खिलौने बनकर तैयार होकर जाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का कहना चाहिए कि मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया मैडम आभा जी। विद्यार्थियों, अब मैं आपको अपने युवा साथी डॉक्टर जितेंद्र भगत, आप कह लीजिए कि जिस आभासी दुनिया से हम हिंदी विभाग वाले जुड़े हैं, उनमें सबसे प्रवीण हमारे ये हैं, और एक संपूर्ण कंप्लीट हिंदी विषय जो आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। लगभग आपकी जितनी समस्याएं होंगी, जैसा मुझे लगता है कि उससे दूर होंगी, और ये आपके ग्रुप पर भी पड़ा होगा। लेकिन अब मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपके सामने अपने आप को और हिंदी विभाग के सिलेबस को लेकर आपसे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी। आप सबको मेरा नमस्कार, और मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथी जो यहाँ मौजूद हैं उन सबको भी मेरा तरफ से नमस्कार। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि आपको कॉलेज के बारे में, जो हिंदी विभाग की गतिविधियां हैं, सिलेबस है, इन सब की सूचना जो है मैं आप तक प्रेषित करूं। तो अभी मैं इस पे एक पीपीटी प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे पूरे कोर्स का और हमारे कॉलेज हिंदी विभाग की क्या क्या गतिविधियां हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे विभाग के वरिष्ठ
शिक्षक TN ओझा सर, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि 2 शब्द जो है मार्गदर्शन के लिए बच्चों को प्रेषित करें। पूजा, आवाज नहीं आ रही है। Sir, sound is not clear. इसको छू दूं? नमस्कार। नमस्कार। और मैंने जो भी बोला वो लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिप चले हैं। धन्यवाद मैडम कि आपने तमाम मेरे ध्वनि को जो तंत्र ने रोक रखा था, यंत्र ने, कभी कभी तंत्र भी रोक लेता है, अभी तो यंत्र ने रोक रखा था, उस ध्वनि को आपने बच्चों तक पहुंचाने में मदद की। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आपने इस चीज को पकड़ा और तमाम चीजों। बच्चों, मैं बड़ा उत्साहित था कि सुबह सुबह की आज मुझे आप लोग से साक्षात्कार होगी, और बहुत दिनों से बच्चों को चेहरा देखे और अपना अच्छा सा चेहरा बच्चों को दिखाए हुए बहुत दिन हो गया था। मगर जब मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि ये ऑनलाइन का मसला है, बड़ा मैं निराश हो गया। और कहते हैं ना कि निराश जब हो जाता है आदमी तो बड़ा विघ्न बाधा भी आ जाती है। यही कारण है कि बीच में जाम भी मिल गया। मगर मेरी इच्छा जो थी आप लोग से मिलने की थी। मैं गाड़ी चला रहा था, सब बातें सुन रहा था, और मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोग से मिल लूं किसी न किसी तरीका से। और जाम दिल्ली का, यूपी का, मैं चुंगी क्रॉस करके आता हूं उत्तर प्रदेश से दिल्ली में। तो मैं कहता हूं कि जो आपके अंदर में इच्छा हो कोई चीज की, तो कहते नहीं कि सारी कायनात आपको साथ दे देती है। तो आज ये जो चीजें हैं प्रूव हो गया है, सिद्ध हो चुका है। मैं तो कहता हूं कि आप अगर कोई भी इच्छा रखें, ठीक है, तो और पूरे मन से करें तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी होगी होगी। जैसे राम की शक्ति पूजा में अंतिम में नहीं बोलते हैं होगी जय होगी जय होगी जय राघवेंद्र। तो ये जय आपकी जरूर होगी अगर आपकी अंदर से इच्छा शक्ति है, आप अंदर से पूरे मन से हैं। तो देखिए, मैं होर्डिंग वोर्डिंग पढ़ने में बहुत विश्वास रखता हूं और बड़ी कुछ ज्ञान अर्जित करता हूं। मैं अज्ञानी आदमी हूं, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास हरदम करता हूं। आप लोग मिलेंगे, आप लोग से भी ज्ञान अर्जन करूंगा और सरकार से पैसा लूंगा। तो वहां एक चीज लिखी हुई थी, मैंने पढ़ा कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का किया हुआ कार्य पूरे मन से नहीं है। तो मैंने कहा यार इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब सीधा सा है कि अगर आप असफल होते हैं तो ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि आपने पूरे मन से काम किया है या नहीं किया है। अगर आपने पूरे मन से काम किया है, सफल जरूर होंगे, एवरेस्ट जरूर चढ़ेंगे, अरुणिमा सिन्हा की तरह एवरेस्ट जरूर चढ़ेंगे। और महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आने के बाद में हमारे प्रभारी प्रोफेसर शंकर सर और तमाम लोग, आभा मैडम, जितेंद्र जी, डॉक्टर राजहंस जी, श्री कुमार जी जो हमारे बड़े भाई हैं, पांडे जी, मनोज मैडम, शशि मैडम, सबके दिशा निर्देश में, राह दिखाने में अगर आप लोग इनको कबीर कुमार बना देंगे तो चक दे इंडिया आपका होगा। आप जीत आपकी होगी, आप अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। बच्चों, मुझे नहीं पता कि आप लोग सामने रहते हैं तो आप लोग कहां से आए हैं, किस प्रदेश से आए हैं, किस प्रांत से आए हैं, किस रंग के हैं, किस रूप के हैं, किस वर्ग के हैं।
मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं आपको बताता हूं कि आप में अगर जज्बा है तो चाहे वो रंग कुछ भी हो, चाहे रूप कुछ भी हो, आपका क्लास कुछ भी हो, आपका वर्ग कुछ भी हो, आपका प्रांत कुछ भी हो, आप किसी जाति से हैं, किसी वर्ण से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात आती है तो मैं जो एक छोटी सी कहानी, 4 पंक्तियों की कहानी है, मेरे जुबानी सुन लीजिए। एक समय की बात है कि गोवा है, थोड़ा अच्छा जगह का नाम ले रहा हूं, वैसे अंडमान निकोबार के भी लेता, तो गोवा थोड़ा जाना आसान काम है, बीच का किनारे है। तो गोवा के बीच पर एक गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा था, और गुब्बारा बेचते बेचते जब लोग नहीं उसको खरीदते थे तो एक गुब्बारा उड़ा देता था। और दूर में बैठा हुआ, जैसे आप लोग दूर से दूर में बैठे हुए हैं, मनोज मैडम जैसे बैठी हुई हैं दूर में ग्रेटर नोएडा में, वहां पर बैठा हुआ बच्चा देखता है कि नीला वाला गुब्बारा उड़ रहा है, पीला वाला उड़ रहा है, हरा वाला उड़ रहा है। आता है दौड़ते हुए, जैसे मैं आया चुंगी पार करते हुए, आता है, पूछता है, अंकल अंकल ये नीला वाला तो उड़ गया, पीला वाला उड़ गया, क्या ये ब्लू वाला उड़ पाएगा? ये रेड वाला उड़ पाएगा? ये नारंगी वाला उड़ पाएगा? गुब्बारा वाला बोलता है, बेटा गुब्बारा किसी रंग का हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो, चाहे गुलाबी हो, अगर उसमें उड़ने की ताकत है, अगर आपके पंजों में, पंखों में ताकत है उड़ने की, तो आप उड़ान जरूर भरेंगे। कहानी यही विराम लेती है और आपको सोचने के लिए वक्त देती है कि अगर आप अपने अंदर में जज्बा रखेंगे, आप अपने में ताकत रखेंगे, आप अपने में हौसला रखेंगे, आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर रखेंगे, गंतव्य आपके सामने होगा, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे और आपका लक्ष्य आपके कदमों में होगा। आप जिस भी मन से जो भी सोचे हैं वो आप कर लीजिएगा, आप सफल हो जाइएगा। बच्चों, कई बार होता है हिंदी पढ़ते हैं, कहता है कई लोग कि हिंदी क्या पढ़ने जा रहे हो। जब मैं भी पढ़ने आया था जब दिल्ली में, तो कहीं कह रहे यार पूर्वांचल से दिल्ली पढ़ने हिंदी चल गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था वहां पढ़ते, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था वहां पढ़ते, मगध यूनिवर्सिटी था वहां पढ़ते, पटना यूनिवर्सिटी था वहां पढ़ते, तुम दिल्ली हिंदी पढ़ने के चल गए। मगर बच्चों, आज मुझे गर्व है कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। ऐसा कौन सा परीक्षा है जो हिंदी से नहीं कर सकते हैं? बच्चों, आपको पूछा जाए कि कितना तरह की सरकारी नौकरी है आज के डेट में, तो आप बोलेंगे 5, 10 और वहीं पर करेंगे बस। मगर मैं बताता हूं कि आपको इस भारत देश में अभी भी 440 तरह की सरकारी नौकरियां हैं, 440 टेम्परेचर। आप कोई भी परीक्षा आप उसमें एलिजिबल हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, हिस्ट्री का विद्यार्थी दे सकता है। मगर कई ऐसे परीक्षा हैं सिर्फ आप ही उसमें जा सकते हैं। उसमें ना पॉलिटिकल साइंस आ सकता है, ना ही उसमें हिस्ट्री आ सकता है, ना ही कोई आ सकता है। जैसे हिंदी अधिकारी का आप ही जा सकते हैं, हिंदी अनुवादक का आप ही जा सकते हैं, हिंदी पत्रकारिता में आप जा सकते हैं। तो आप उससे बड़े हैं, आप उससे अच्छे कोर्स का चुनाव किया है। ये अगर अंदर में भावना आपने आज जागृत कर लिया कि हमने टॉप कॉलेज, टॉप सब्जेक्ट चुना है, तो आप जिंदगी में टॉप हो जाइएगा। स्काई इज द लिमिट है। आप पूरे स्वतंत्र हो सकते हैं, पूरे जग में अपना नाम छा सकते हैं। मैं आज बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। हम मिलेंगे, हम आपसे भी रूबरू होना चाहते हैं, आपसे भी साक्षात्कार करना चाहते हैं, आपसे भी मिलना चाहते हैं, और हमारी शुभकामना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जय भारत, जय। हरफन मौला हमारे तेज नारायण ओझा जी का बहुत शुक्रिया। विद्यार्थियों, आपने देखा कि हिंदी विभाग जो हमारा है वो किस स्तर का है। और आप एक विधा पढ़ेंगे नाटक, जो बॉडी लैंग्वेज जो आप कहते हैं कि ये जो ऊर्जा जो आपको मिला है, अभिनय का एक रूप लिटरेचर में भी देखेंगे। और तेज नारायण जी आपको आपकी हर एक समस्या के अगर कोई सबसे नजदीक मिलेगा
शिक्षक के तौर पर, तो वो तेज नारायण ओझा जी मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया तेज नारायण ओझा जी, और मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सर। तो अभी तक आप लोगों ने प्रोत्साहन भरी बातें और सारी सूचनाएं, औपचारिक अनौपचारिक सभी तरह की जानकारी आप लोगों को अभी तक मिली है। कुछ इनको संवेद रूप से जो है मैं पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चूंकि ये सारा अभी जो है ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुति हो रही है, और आप लोगों से कुछ हफ्ते पहले मैंने कुछ बच्चों को जिम्मेदारी दी थी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की, जिसमें से मयंक है, मोहिनी है, और एक और है स्टूडेंट, उनका नाम मैं विशेष तौर पर लेना चाहूंगा, रानी गुप्ता। ये तीनों बच्चे जो हैं इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया। तो ये एक सहयोग है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पे सूचनाएं प्रेषित हुई, और वहां से फिर हम लोग जुड़ पाए। और ऑनलाइन गतिविधियां जब तक चलेंगी, आपने एक चीज और नोट किया होगा कि उसमें पार्टिसिपेंट के मैसेज को ब्लॉक किया गया, ताकि एक जो बाढ़ सी आ जाती है मैसेजेस की, उसको रोकने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सभी टीचर्स के साथ जो है आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। और इसी गाहे बगाहे मैं ये सूचना इसलिए भी देना चाहता हूं कि आप लोग उस पे सूचनाओं की बाढ़ जो है वहां पर न लेकर आए, जिससे कि शिक्षक कुछ जरूरी सूचना देता है या कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो बहुत मुख्य बातें ही उस पर रखी जाएं, आगे आगे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शामिल हों। तो एक इस छोटी सी जानकारी के बाद मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से कुछ जानकारी और शेयर करना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि आप लोग को पीपीटी नजर आ रहा है क्या? आ रहा है ना सर, आ रहा है। ठीक है, पीपीटी को पिन अप कर लीजिए ताकि पीपीटी पे आप लोग देख सकें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हिंदी विभाग में कुल जो है 10 प्राध्यापिकाएं हैं, और हमारे प्रभारी जो हैं प्रोफेसर शंकर कुमार हैं। और आप देख रहे होंगे उनके साथ में कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। टाइम टेबल पे आपको इसी तरह से आपको कोड वर्ड में दिखेगा SS या SH या SK TNO MM। तो आपको इसी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सभी के नाम के आगे ये कोड वर्ड टाइम टेबल में नजर आएगा। तो कहीं पर इस तरह से संक्षेप में नाम हो तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे। आप लोगों को प्रथम सत्र में 4 विषय पढ़ने हैं, जिनमें से 2 शिक्षकों से आप परिचित हो चुके हैं, डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर आभा शर्मा। इसके अलावा तीसरा पेपर जो है GE का होता है, जिसे हम जेनरिक इलेक्टिव कहते हैं।
जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके हिंदी विषय से जुड़ा हुआ नहीं होता है। मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा, जेनरिक इलेक्टिव विषय आपको वो विषय लेना होता है जो हिंदी के अतिरिक्त होता है। हमारे कॉलेज में पॉल साइंस, हिस्ट्री या मैथ्स इस तरह के किसी विषय में आपकी रुचि है तो वो जेनरिक इलेक्टिव के तहत आपको चुनना होता है। ये कब चुनना होता है? कॉलेज की तरफ से आपको मेल आएगा या गूगल फॉर्म आएगा, तब आपको उसका चयन करना है। इसके अलावा ईवीएस हो सकता है कि इस सेमेस्टर में आपको ईवीएस पढ़ना हो या हिंदी भाषा और संप्रेषण पढ़ना हो, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर जीई के सामने शिक्षक कौन होंगे अभी तय नहीं है और ईवीएस के सामने शिक्षक कौन होंगे ये तय नहीं है। लेकिन फिलहाल जो दो शिक्षक आपके साथ हैं, डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर आभा शर्मा मैम। अब जरा देखिए बीए हिंदी ऑनर्स में पेपर कौन कौन से हैं। आभा शर्मा मैम के लिए एएस लिखा हुआ है और शिव कुमार सर के लिए एसएच लिखा हुआ है। तो टाइम टेबल में आपको यही शॉर्ट फॉर्म मिलेगा। हिंदी भाषा और उनकी लिपि का इतिहास पहला पेपर और दूसरा पेपर हिंदी कविता। जेनरिक इलेक्टिव में आप वो पेपर लेंगे जो आपको दूसरे विभाग से आप जिसका चयन करेंगे। इसके अलावा जहां तक मेरी जानकारी है कि आपको प्रथम सत्र में ईवीएस शायद पढ़ने को मिले। अब देखें हिंदी ऑनर्स का पाठ्यक्रम क्या है। मैं पाठ्यक्रम के अंदर विस्तार पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ संक्षेप में दूंगा। हो सकता है कि अभी ग्रुप में मैं ये शेयर कर दूं, आप वहां से सूचनाएं चुन करके देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल समरी दे रहा हूं जहां पर आपको समस्या हो सकती है पढ़ने और समझने में। हिंदी कोर पाठ्यक्रम क्या होता है, यानी जो पेपर नंबर हैं वो टोटल आप देखिए, ये टोटल पेपर आपको आपके 6 सेमेस्टर हैं। हर एक सेमेस्टर में पहले साल 2-2 पेपर पढ़ने हैं, 2 सेमेस्टर में, फिर तीसरे सेमेस्टर में और चौथे सेमेस्टर में 3-3 पेपर, और 5वें और 6ठे सेमेस्टर में 2-2 पेपर है। लेकिन इसके अतिरिक्त विकल्प में 2 पेपर और ले सकते हैं। अभी उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान दें कि सेमेस्टर 1 में हिंदी कोर पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 पेपर पढ़ने हैं जो आपके सामने है। वो मैंने बताया कि हो सकता है कि ईवीएस पढ़ना हो इनको, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, और बीए पोएम वाले पढ़ेंगे हिंदी भाषा और संप्रेषण, या फिर अगर कॉलेज तय करेगा उसको उलट भी सकता है, इसका आइडिया नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। डॉक्टर आभा शर्मा मैम प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाएंगी, विषय आपको मालूम है। ये सिलेबस है, इसको मैं बाद में दे दूंगा। हर एक सिलेबस में 4 इकाई होती है। एक संक्षिप्त जानकारी है हर इकाई। नीचे कुछ रेफरेंस बुक्स के भी नाम है, किताबों के नाम लिखे होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र 2 जो है डॉक्टर शिव कुमार पढ़ाएंगे, विषय आप देख सकते हैं नाम। ये है दूसरा जो इस सिलेबस में कई सारे कवि जो आदिकाल और भक्ति काल के हैं, अमीर खुसरो से लेकर विद्यापति, मंझन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। अगर आप लोगों को ईवीएस पढ़ना है तो एक संक्षिप्त जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मुझे संभावना है कि आप लोग को ईवीएस दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो ईवीएस में ये करीब 6-7 इकाई है जिसको आप लोग अध्ययन करेंगे, और ये बिल्कुल जो है आपके अनुभव पर आधारित, आपके पर्यावरण पर आधारित, आपके आमने सामने जो भी घटित हो रहा है, अखबार पढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीजें जो है काफी स्पष्ट रहेंगी। अगर ये संभव है कि अगर ईवीएस के बजाय हिंदी भाषा और संप्रेषण दिया जाता है आपको, तो उस कंडीशन में एक विषय जो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी भाषा और संप्रेषण, अभी आपने थोड़ी देर पहले डॉक्टर तेज नारायण ओझा सर को सुना था, ये विषय उनके पास है। अगर वो इस सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, अदरवाइज अगले सेमेस्टर में तो आपको जरूर पढ़ाएंगे। ये उसका सिलेबस है 4 इकाई के साथ। हिंदी ऑनर्स के कुछ और पाठ्यक्रम हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ जो आपको 3rd ईयर में आपके सामने आएगा। जैसे एसईसी आएगा, ये हिंदी के एसईसी कार्यक्रम है, आपको 2nd ईयर में पढ़ना है, सिर्फ 2nd ईयर में एसईसी पढ़ना है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में। तो इसकी भी जानकारी इस पे आपको मिलेगी। इसके अलावा 3rd ईयर में आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में 2 पेपर विकल्प के तौर पे आपको चयन करना है। उसकी जानकारी भी आपको व्हाट्सएप पे मैं ये आपको भेज दूंगा थोड़ी देर बाद,
वहां पे आप देख लीजिएगा। हालांकि इसकी जरूरत अभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर पे फोकस कीजिए। इसके अलावा जेनरिक इलेक्टिव जो है आप लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, आपको जेनरिक इलेक्टिव हिंदी के अलावा चयन करना है। इसको मैं फिर से कह रहा हूं कि जेनरिक इलेक्टिव में आपको हिंदी विषय नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सिलेबस में जो जेनरिक इलेक्टिव दिया गया है वो विषय दूसरे विभाग के बच्चे चयन करेंगे। आपको हिंदी का विषय जेनरिक इलेक्टिव में चयन नहीं करना है, इसे ठीक से याद रखना है। अब टाइम टेबल की बात करते हैं थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको कुछ कोड वर्ड बताए थे। इस तरह का जो है आपको नजर आएगा, आपको वेबसाइट पे भी इसको दे दिया जाएगा। और जैसे आभा मैम का आप देखें सामने टाइम टेबल है, इसमें फर्स्ट ईयर का ऊपर पहला पेपर है बिल्कुल कोने पे, और आप देखें कौन सा बच्चों को नजर आ रहा होगा इसमें, हाँ पिंक कलर में आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर 201 रूम नंबर लिखा हुआ है। तो अभी रूम नंबर तो है नहीं, अभी आपको वर्चुअली पढ़ना है। मैम जो है गूगल मीट या जूम का लिंक इसी तरह से क्रिएट करेगी, आपको ज्वाइन करना है ऑन टाइम। जैसे 9:30 बजे पहली क्लास है ट्यूटोरियल, जहां जहां टी लिखा हुआ है वो ट्यूटोरियल की क्लास है। पूरा बैच जो है कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जहां पर उन बच्चों का ट्यूटोरियल्स लिया जाता है। इसके अलावा जहां पर टी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पूरी क्लास है, पूरे बच्चों के साथ वो क्लास है। मंडे को 9:30 बजे और फिर 12:30 बजे आपको क्लास दिख रही होगी। मंगलवार को कलर से आप पहचान सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसलिए दिया गया है, टोटल आप क्लास काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 5 क्लास और 2 ट्यूटोरियल। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे, आगे की क्लास में इसी तरह से मदद मिलेगी। ओझा सर अगर आपको पढ़ाते हैं हिंदी भाषा और संप्रेषण, तो उनका टाइम टेबल देख लीजिए। ये जो येलो कलर में है ये टाइम टेबल ईवीएस में भी यही टाइम टेबल होगा, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगर ओझा सर के टाइम टेबल में आपको अगर MIL यानी हिंदी भाषा और संप्रेषण का टाइम दिख रहा है, तो ये ईवीएस का भी टाइम इसी वक्त होता है, तो आप ठीक ईवीएस का ये टाइम भी नोट कर सकते हैं ओझा सर के टाइम टेबल से। अब आ जाइए कि आप लोगों को पार्टिसिपेट किस तरह से करना है। अभी तक तो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कॉलेज जो है एक अलग स्तर पे आप लोगों को बहुत सारे अपने क्षमताओं को विकास करने का जो है एक प्लेटफॉर्म देता है। तो कुछ गतिविधियों में आप लोग को शामिल होना है। वो क्या क्या है संक्षेप में आपको बता देते हैं। 2 संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पर। एक नवचेतना परिषद जो आप ही लोगों से बनता है, आप ही लोगों के सहयोग से ये संचालित होता है। दूसरा संस्कृति कला केंद्र हिंदी विभाग के अंतर्गत ही आता है, जिसमें जैसे अभी आभा मैम से आप लोग थोड़ी देर पहले मिल चुके हैं, ये उनकी संयोजिका है आभा मैम। और नवचेतना परिषद के संयोजक हैं डॉक्टर तेज नारायण ओझा, जिनसे आप अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे। एक और संस्था है बच्चों के लिए रंगलोक, एक तरह का एक मंच है जहां पर आप नाटक जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। जो बच्चे नाटक में रुचि रखते हैं, जो बच्चे रेडियो नाटक के मंचन में रुचि रखते हैं, वो हिंदी विभाग के इस संस्था से जुड़ सकते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखिए कि पूरे साल पूरे सेमेस्टर में किस तरह के कार्यक्रम हमारे विभाग में होता है, जरा उसको एक नजर देख लीजिए। राष्ट्रीय सेमिनार कराया जाता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन है माध्यम, तो इसको सेमिनार के बजाय हम वेबिनार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कई वेबिनार बीच में कराए जाएंगे, व्याख्यान कराए जाएंगे, और जितने भी तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट प्रतिभागी बन सकते हैं। स्वरचित काव्य पाठ में, पोस्टर मेकिंग में, लोकगीत गायन में, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में, रेडियो नाटक प्रस्तुति में, रचनात्मक लेखन में, लघु कथा लेखन में, निबंध लेखन में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, स्वागत समारोह, विदाई समारोह जैसे कई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें आप इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। और शिक्षक विद्यार्थी संवाद, ये भी एक तरह का शिक्षक विद्यार्थी संवाद है। चूंकि समय पर्याप्त नहीं है, इसलिए कुछ ही प्रश्नों को हम लेंगे जो बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इसमें 2 चीज और मैं जोड़ दूं। ये नवचेतना परिषद के कुछ आपके सीनियर्स हैं, सदस्य हैं जो चयनित हुए हैं इसी वर्ष। क्योंकि आप लोगों का एडमिशन लेट हुआ है, धीरे धीरे ये लोग आपको इनसे परिचय हो जाएगा। मुस्कान कुमारी जो है अध्यक्ष है, योगिता उपाध्यक्ष है,
और अन्य जो परिषद के सदस्य हैं वो इस सूची में हैं। कुछ समय बाद आप लोगों के टीम से, आप लोगों के बैच से भी एक बच्चे को सह सचिव के पद पर स्थान दिया जाएगा, तो उसकी सूचना भी जल्दी ही आप लोग को मिल जाएगी। और दो कार्यकारिणी सदस्य भी इसमें चयन किया जाएगा। जो अभी तक हम लोग अपने विभाग में मुख्य कार्यक्रम कराते हैं वो थोड़ी बहुत नाम से परिचित हो जाए। एक हमारा कैलेंडर बनता है जिसमें पूरे सत्र में किस तरह का कार्यक्रम कराया जाएगा, उसका क्या आयोजन होगा, उसकी सूचना आपको मिलेगी। आरंभ में ही नवसेना परिषद का गठन कर दिया जाता है। जब सामान्य दिन थे तो जुलाई अगस्त में ये गठन हो जाया करता था, लेकिन अब ऑफलाइन होने की वजह से, एडमिशन लेट होने की वजह से ये चीजें धीरे धीरे थोड़ी आगे खिंच सकेंगी। उसके बाद सबसे मुख्य जो इस सत्र में होता है, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसकी तैयारी भी पूरी नवचेतना परिषद काफी उत्साह के साथ करती है। हाँ, 1 हफ्ते का, और इस बार तो 15 दिनों का हुआ था। डॉक्टर तेज नारायण ओझा सर के संयोजन में कम से कम 6 व्याख्यान कराए गए, जो बाहर से व्याख्याताओं को बुलाया गया, और काफी जो है ज्ञानवर्धक रहा। आप लोग भी लगातार, आप लोग से कहूंगा कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर शामिल रहें और प्रतिभागी भी बने। इसके अतिरिक्त जो है संगोष्ठी है, व्याख्यान है, वसंतोत्सव जो है संस्कृति कला केंद्र के अंतर्गत कराया जाता है। सरस्वती पूजा ये जनवरी फरवरी महीने में कराया जाता है, तो जल्दी ही नजदीक का कार्यक्रम है। आभा मैम संयोजिका है, तो आप लोग संपर्क में रहेंगे, ये सब इन सब कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगे। और भी कई कार्यक्रम हैं, जैसे जैसे होगा आपके ग्रुप में उसको प्रेषित किया जाएगा। कॉलेज की जो मैगजीन है और विभाग की जो भित्ति पत्रिका है, इसमें भी हम लोग चाहेंगे कि रचनात्मक कुछ आप लोग लिखते हैं, चाहे देखिए नीचे लिखा है कविता, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, पोस्टर, किसी भी तरह से आप अपनी रचनात्मक क्षमता का परिचय दे सकते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि ये स्वरचित होना चाहिए, अप्रकाशित होना चाहिए और अपुरस्कृत होना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम ग्रुप में वैसे ही जुड़े रहेंगे और कोई भी सूचना होगी तो उसकी जानकारी लेंगे। फिलहाल जो है जैसे पिछले अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें कुछ बच्चों ने मदद की थी, ऐसे ही 2 ग्रुप अभी अपने 2 विषयों के लिए हम लोग जल्दी ही तैयार कर लेंगे। उसकी सूचना आप लोग को दे दी जाएगी शाम तक या कल तक। धन्यवाद। मैं प्रभारी सर का धन्यवाद कहूंगा। हाँ विद्यार्थियों, समय काफी हो गया है। कॉलेज के कमेटी ने हमें 1.5 घंटे का समय दिया था, लेकिन मैं आपसे बस 2 बात कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। टाइम टेबल आपको मिल चुका है और अभी आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपके हिंदी ऑनर्स के 2 शिक्षक आपसे उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे और विधिवत आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, क्वेरीज होंगी, वो आप अपने शिक्षक से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जितेंद्र भगत जो आपसे आपके एडमिशन के समय से जुड़े हुए हैं, आप अपनी समस्याओं का लिखित, मतलब जो भी आपकी समस्याएं हैं वो लिखित प्रेषित कीजिए, उनका जवाब मिलेगा। मैं और ये पूरा विभाग आपके साथ है। ये फोन नंबर भी आपसे शेयर कर लिया जाएगा। तो समय कम होने की वजह से मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी ही नवचेतना परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम करूं जहां आपका विद्यार्थी परिचय जो होना चाहिए नियमतः, कि हम भी आपसे जुड़ पाए, आपको देख पाए और आपकी प्रतिभाओं से भी परिचित हो पाए। तो ये नवचेतना परिषद की तरफ से बहुत जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी और आप हमसे जुड़ेंगे और आप ही में से एक सह सचिव और कार्यकारिणी में 2 सदस्य का चुनाव होगा। जहां बता दीजिए 26 के बाद जो भी सोमवार मंगल बुध होगा। हाँ, ये हमारे तेज नारायण ओझा जी बता रहे हैं, नवचेतना परिषद के संयोजक, कि 26 तारीख के बाद संभवतः सोमवार, मंगलवार या बुधवार, इन तीनों दिनों में कोई एक दिन आपको ये सूचना मिलेगी
की मीटिंग वेबिनार हम आयोजित करेंगे, जहां आपका विद्यार्थी शिक्षक संवाद भी होगा, आपका परिचय भी होगा। 30 तारीख, ये अभी जो आपको सूचना मैं दे रहा हूं, 30 तारीख ये लिखित भी आपके ग्रुप पे चला जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। हिंदी विभाग एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता है। धन्यवाद। शंकर, एक बात जी, बीए प्रोग्राम की लिस्ट कहाँ मिलेगी? मैं हिंदी इलेक्टिव पढ़ाती हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। बीए प्रोग्राम का अभी सूचना मुझे जो मिली है, डॉक्टर शरीन मैम है जो वो ये आयोजित करेंगी। जैसे यहाँ पर पूरा टीम, पूरे विद्यार्थियों का नाम है, वहां पर भी होगा, तो उनसे आपको जोड़ दिया जाएगा। या जितेंद्र जी अभी वहां पर भी जाएंगे ये पीपीटी के लिए, तो वहां से आपको वो सहयोग करेंगे। हाँ जितेंद्र, मुझे लिस्ट भेज दीजिए प्लीज। वो लिस्ट नरेश सर ही अवेलेबल कराएंगे जब इनके पास पूरी डेटा तैयार हो जाए। हाँ, ये नरेश सर कह रहे हैं कि नरेश सर जब पूरा डेटा इनको मिलेगा तो वो तैयार करेंगे और आपको मिलेगा उसके बाद। ठीक है मैम, अच्छा, अभी मैं विद्यार्थियों से केवल ये पूछना चाहता हूं, जब तक कि अंतिम कॉल ना आ जाए, कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने प्रश्न रखें क्रम से। अब आप कट गया, मैंने कर दिया। अब विद्यार्थी कोई प्रश्न जो जिज्ञासा आप लोग व्हाट्सएप पे, जो कि मैंने आप लोगों को उस पे ब्लॉक किया हुआ है, तो वो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो अभी वक्त है 2-4 मिनट का। 1-2 जरूरी प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। सर कॉलेज कब से शुरू होंगे, कुछ आइडिया है? कॉलेज आपकी शुरू हो गई है, ओरिएंटेशन के साथ ही जो है कॉलेज जो है फिजिकल मोड पे, अगर आप पूछ रहे हैं तो अभी फिजिकल मोड के लिए कोई निर्देश जो है कॉलेज की तरफ से नहीं आया है। लेकिन अभी जब तक नहीं आता है तब तक आप लोगों को ऑफलाइन इसी तरह से जुड़ जाना है। जो टाइम टेबल है उस वक्त आपको उससे पहले लिंक मिल जाएगा, उस पर कनेक्ट हो जाना है। सर बुक्स क्लासेस जो है कल से ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। हाँ, इससे पहले जो है कुछ बच्चों की मदद से, मैम मनोज मैम आपके बैकग्राउंड से वो शोर आ रहा है, म्यूट कीजिएगा प्लीज। माइक ऑन है। हाँ, यस मैम। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ सर वो बुक्स वगैरह कैसे अवेलेबल होंगी, कहाँ से, मतलब? दो तरीके हैं। कुछ तो आपको जो है आपके शिक्षक आपको पीडीएफ के रूप में आपको प्रदान करेंगे, और दूसरा जो है सिलेबस और कुछ पीडीएफ मटेरियल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कॉलेज में भी लाइब्रेरी आकर आप जब आपका आई कार्ड वगैरह बन जाएगा तो उसके बाद ये चीजें जो है आपको जो नियत समय है उस समय आकर आप लोग कॉलेज की लाइब्रेरी का भी लाभ उठा सकते हैं। आसपास के, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आसपास के जो किताबों की दुकान है वहां से भी ये मिलेंगी। आपकी जब क्लास शुरू होगी कल से, तो आपके शिक्षक से जब आप जुड़ेंगे तो अपने विषय के संदर्भ में जो किताबें हैं और वो कहाँ उपलब्ध होंगी, ये जानकारी आपके विषय के शिक्षक आपको निश्चित तौर पर प्रथम क्लास में देंगे। हाँ, ये लीजिए आप अपने डॉक्टर शिव कुमार जी जो आपको पढ़ाएंगे एक पेपर, वही खुदा। आज शाम तक आपको जैसे प्रश्न पत्र 1 उसका एक ग्रुप बन जाएगा, प्रश्न पत्र 2 उसका अलग से एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप के अनुसार आपको जो कंसर्न टीचर है, संबद्ध शिक्षक है, उसका टाइम टेबल भी मिल जाएगा। कल से आपकी विधिवत कक्षाएं होंगी, टाइम टेबल के अनुसार होंगी। आप ऑनलाइन जुड़ेंगे और सबको जुड़ना है। वहां जिस विषय से जुड़ी आपकी समस्याएं होंगी, चाहे वो पुस्तक की है, चाहे वो किसी मटेरियल की है, तो वो सब आपके संबंधित शिक्षक हल करेंगे। आज शाम तक आपके पास एक ग्रुप के जरिए आपको टाइम टेबल अलॉट हो जाएगा, और कल मॉर्निंग से आपको कक्षा का टाइम बता दिया जाएगा। गूगल मीट से आपको जुड़ना होगा। गूगल मीट अपना डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको जुड़ना होगा और सबसे बात होगी, और वहां जो विषय से जुड़ी आपकी समस्याएं हैं उनको वो शिक्षक हल करेंगे। कल आप कक्षा के लिए तैयार रहिए।
कुछ प्रश्न जो है आप लोग जो लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन यहाँ से काफी दूर है। चैट बॉक्स पे जो कुछ लिख रहे हैं, चूंकि वो काफी दूर है यहाँ से स्क्रीन, हम लोग देख नहीं सकते। आप लोग प्रश्न करें माइक ऑन करके, एक दो प्रश्न और ले सकते हैं। सर जी, जीई के सब्जेक्ट के बारे में प्लीज एक बार और बता दीजिए। देखिए, कॉलेज में पॉल साइंस, हिस्ट्री और दूसरे विभाग हैं। आपको ये विकल्प कॉलेज की तरफ से जल्द ही वेबसाइट पे या गूगल फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को शेयर की जाएंगी। ईमेल पे भी शेयर हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दें, अपने ईमेल को लगातार चेक करते रहें। और उसमें पूछा जाएगा कि आप कौन सा विषय ऑप्ट कर सकते हैं। तो हिंदी विभाग के कोई भी विद्यार्थी हिंदी ऑप्ट नहीं करेंगे जीई के लिए। जीई के लिए किसी दूसरे पेपर को ऑप्ट करेंगे। किसी को इतिहास में रुचि है, किसी को पॉल साइंस में रुचि है, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, तो या कंप्यूटर में, तो वो वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न किसी का है? ठीक है, मुझे लगता है कि सारी जिज्ञासा जो है पीपीटी और बाकी जानकारी के माध्यम से आप लोग संतोषप्रद जानकारी मिल गई है। कुछ ऐसा होगा तो आप संबद्ध शिक्षक से भी जुड़कर बात कर सकते हैं, अथवा मुझे कॉल करने के बजाय मुझे व्हाट्सएप करें अपने पर्सनल से, तो मैं वहां पर समय मिलेगा तब मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। चलिए विद्यार्थियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग आए और पहले दिन के कॉलेज में आप शिक्षकों से परिचित हो पाए। अन्य सारे जानकारी आपको आपके शिक्षक जो अलॉटेड शिक्षक हैं टाइम टेबल पे, वो आपको देंगे। आप निश्चिंत रहिए, किसी तरह की चिंता से मुक्त रहिए, और ये धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। चलिए धन्यवाद एक बार फिर से।